हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैंने अपना दूसरा वीडियो अपलोड किया है अजय सर के माध्यम से। वो आपको मैथ्स बता रहे हैं। वो मैथ्स में ज्योमेट्री का आपको एकदम इजी पोर्शन बता रहे हैं कि जिसमें आपको ज्योमेट्री को समझना है, और उसके बाद वो अपना त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। तो आप चाहते हैं कि वीडियो को लगातार बने रहें और इसका आगे का पार्ट आपको मिलता रहे, तो बस पहले की ही तरह मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपको टोटल सिलेबस का धीरे धीरे डे टू डे आपके पास वो चैप्टर पहुंचते रहे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं माई सेल्फ अजय कुमार। बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट आया कि सर थोड़ा बहुत आप बिहार बोर्ड के लिए भी कीजिए। तो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के लिए स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मुझसे आप भली भांति परिचित होंगे। माई सेल्फ अजय कुमार। मैं आपको आज ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग आते हैं ज्यामिति पर। ज्यामिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री जो वर्ड है आपका, ये ज्योमेट्री, ठीक है। ये देखो, हिंदी में इसको आप बोल सकते हो ज्यामिति। बोल सकते हैं ज्यामिति, है ना। यहां देखो, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये जियो का मतलब होता है अर्थ, एक होता है मैट्रिक मतलब मेजर। यानी क्या हुआ है, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ अर्थ। मतलब किसी भी प्रकार का माप हम लोग जो करते हैं वो हम लोग कह सकते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति क्या होगी, तो हम लोग ज्यामिति के बारे में बोल सकते हैं कि गणित की वो शाखा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो बिंदु, रेखा, वक्र, समतल इन सब का अध्ययन करता है। किनकी बिंदु, रेखाओं का, वक्रों का, समतलों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्यामिति बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ ज्योमेट्री, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये आया कहां से। तो ज्योमेट्री के बारे में जहां तक कि हम लोग बात किया जाता है कि जो भी हमारा पुराना कंट्री था, मतलब हमारा जो भी पुराने सभ्य देश थे, जैसे कि मिस्र हो गया, मिस्र मतलब इजिप्ट, बेबीलोनिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, चीन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, यूनान यानी ग्रीस जो है, ग्रीस इज द प्लेस, है ना, जहां के लोगों को हम ग्रीक बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी देखने को मिला है। हमको कहां मिला है ज्योमेट्री का स्टडी देखने के लिए, यूनान, भारत, चाइना या चीन, बेबीलोनिया, है ना, इन सब जगहों पर, इजिप्ट यानी मिस्र, इन सब जगहों पर जो हमारे पुरातत्व विभाग है या जो हमारे स्टडी है, जो खोजबीन करने वाले हैं, उन्होंने जब खोजा बिना, तो ज्योमेट्री का जो संदर्भ पाया गया, उन सब चीजों का संदर्भ हमको इन सब देशों में आसानी से देखने को मिल जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं सब जगहों से ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं से हम लोग ज्योमेट्री हम लोग का आगे आया, यहीं से हम लोग ज्योमेट्री का विकास आगे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, ठीक है। तो हम लोग आज से लगभग
300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व की बात है। अलेक्जेंड्रिया यानी ग्रीस में, वहां पे एक गणितज्ञ हुआ करते थे, मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड, जिन्होंने अपने गणितीय योगदान द्वारा ज्योमेट्री को आगे की ओर अग्रसर किया। उसी समय में हमारे भारत में, यूनान में, चीन में, बेबीलोनिया में, मिस्र में बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपना योगदान ज्योमेट्री के, ज्यामिति को आगे लाने में अपना योगदान दिया। तो हम लोग कुछ उन्हीं विषयों पर चर्चा करने के बाद अपने किताब के कंटेक्स्ट पे आएंगे। तो पहले किताब के कंटेक्स्ट पे आने से पहले हम लोग उन चीजों को थोड़ा बहुत जान लेते हैं, शायद थोड़ा हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे, है ना। तो उन सब चीजों को जानने के लिए स्टूडेंट हम देखेंगे कि आपका ये जो कंट्री है, यानी ज्यामिति के बारे में अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन ज्यामिति की क्या होगी कि गणित की वह शाखा जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों का अध्ययन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति। जिसमें किसका अध्ययन हो? बिंदुओं का अध्ययन हो, रेखाओं का अध्ययन हो, वक्रों का अध्ययन हो। वक्र समझते हैं ना? वक्रों का अध्ययन हो, या समतलों का अध्ययन हो, समतलों का अध्ययन हो, यही हमारी ज्यामिति है। तो इन सब के अध्ययनों के हम लोग बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फिलहाल उन सब चीजों पे अब आते हैं। क्या अध्ययन है? तो पहले होता क्या था कि जो ज्यामिति इनिशियली जब चला, तो ज्यामिति का जनरली इस्तेमाल लोग ने जमीन को मापने के लिए। होता क्या था कि पहले के, जैसे कि आप सुने होंगे कि नील एक रिवर है, एक नदी है, तो कभी जब उसमें पानी ओवरफ्लो होने लगता था तो जो भी खेत की क्यारियां होती थी, डंडियां होती थी, वो सब बह गए, जैसे लगता था सब एक जैसा हो गया। तो भाई लोगों में यह दिक्कतें आने लगी कि भाई उनका जमीन कौन सा है, उनका जमीन कहाँ है, कितना दूर है, क्या है। तो इन सब चीजों के लिए इन सब चीजों का जरूरत पड़ा जिसमें हम लोग नाप जोख सके। उसके लिए ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव हुआ, बहुत ज्यादा इसका योगदान रहा। तो क्या रहा, कैसे रहा, हम उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज से लगभग 3000 BC की अगर हम बात करें, 3000 BCE बिफोर कॉमन एरा की बात करें, तो उस समय में आपका एक थेल्स है, जो भी कि आज आप लोग पढ़ते होंगे टेन में, थेल्स का थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम, ये सब जो गणितज्ञ थे वो उस समय के थे। तो वो सब उस समय देखा गया सबसे पहले, तो इन सब का भी थेल्स हुए, पाइथागोरस, इन लोगों ने भी ज्योमेट्री के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उन सब में 3000 BCE की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो वहां पे देखा गया जब खुदाई हुई तो वहां पे जब ईंटा निकला, उस समय जो घर बना हुआ करते थे तो उनमें जो ईंटा का जो साइज था, ईंटा के साइज का रेशियो था 4:2:1 का रेशियो था। 4:2:1 के रेशियो में हर ईंटे का एक ब्रिक का साइज था। यानी कि उस समय के लोगों को इतना ज्ञान, अरे कि सब ईंटा का एक ही साइज था। 4:2 सबका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात यही था, 4:2:1, ठीक है। तो थेल्स हुए, थेल्स के जो शिष्य थे जिनका नाम पाइथागोरस था, उन लोगों ने भी अपना ज्योमेट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उन सब के योगदान के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा उनके कंटेस्ट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो यूक्लिड, जिन्होंने ज्योमेट्री की नींव रखी माना जाता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो क्या योगदान दिया? तो ज्योमेट्री का डेफिनेशन तो हो गया स्टूडेंट्स, मतलब गणित की वह शाखा जो बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों और समतलों का अध्ययन करता हो या कराता हो, वो शाखा क्या ज्यामिति कहलाती है।
तो इसमें सबसे पहला बात कर रहे हैं यूक्लिड। यूक्लिड यूक्लिड इसी नाम की चर्चा हो रही है, यूक्लिड। यूक्लिड है ना, इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है भाई। आखिर क्या थे ये, कौन थे ये? तो ये कहा जाता है कि ये जो ग्रीस में अलेक्जेंड्रिया में ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने इन सब चीजों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था एलिमेंट। इनकी पुस्तक का नाम था एलिमेंट, जिसमें इन्होंने 13 चैप्टर्स का जिक्र किया है, जिसमें इन्होंने 13 चैप्टर्स का जिक्र किया है। उन 13 चैप्टर्सों में, उन 13 पाठों में, उन 13 बुक में, यानी द एलिमेंट के 13 जो अलग बुक हैं, उसके अंदर के कंटेंट जो है, उसमें उन्होंने प्लेन फिगर्स यानी समतल तल का जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने नंबर थ्योरी पे, संख्या पद्धति पे भी काम किया है। और फिर उन्होंने ठोस वस्तुओं के ऊपर भी जिक्र किया है। ठोस वस्तुओं के ऊपर मतलब क्या? 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, बेलन जिसको हम लोग कहते हैं, कोन कहते हैं, इन सब का जिक्र किया है। तो इन्होंने अपने इन 13 चैप्टर्स में उन सब चीज का जिक्र किया है। कुछ में इन्होंने समतल यानी प्लेन फिगर का अध्ययन किया जो ज्योमेट्री की नींव रखता हो, और कुछ में इन्होंने नंबर थ्योरी दिया संख्या पद्धति से रिलेटेड, और कुछ में यूक्लिड ने अपने ठोस वस्तुओं का जिक्र किया जो कि 3 डायमेंशनल फिगर का जिसको हम लोग कहते हैं, उसका इसमें यूक्लिड जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यूक्लिड ने अपने योगदान में कुछ बातें कही, जो बातें 2 चीज से जानी जाती हैं, जिसको हम लोग एक्सम्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वसिद्धि। स्वसिद्धि और कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अभिधारणा। अब कहोगे सर स्वसिद्धि क्या होता है, एक्सम्स क्या होता है, पॉस्टुलेट क्या होता है? तो स्वसिद्धि वो वैसे कथन को कहते हैं जो स्वयं में सिद्ध हो, यानी जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता ना पड़े, वैसे को हम लोग बोलते हैं स्वसिद्धि। ठीक है, जो स्वयं में सिद्ध हो, स्वसिद्धि। और उसी के आधार पर कुछ ऐसी अवधारणाएं जो दी गई, कुछ ऐसी जो सूचनाएं दी गई, उनको हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉस्टुलेट के अंतर्गत यानी अवधारणा के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोग उस कंटेंट को अपने यूक्लिड ज्योमेट्री के कंटेंट में जब अपनाइत में होंगे तो पढ़े होंगे, है ना। तो अब दुनिया में सब चीज का प्रूफ होता है, लेकिन एक्सम्स का प्रूफ नहीं होता है। कहोगे सर एक्सम्स का प्रूफ क्यों नहीं भाई? तो कोई कहेगा कि सर बताइए, हम बोलेंगे सूरज आकाश में है, मतलब सूरज रोशनी, आकाश में सूरज है, वहां से वो रोशनी दे रहा है, कहेगा इसको कोई सिद्ध करके दिखाओ, तो उसका क्या सिद्ध हो सकता है? जैसे कोई बोल रही है कि अभी हमारे जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम नीतीश कुमार का है, इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो नहीं है। तो जो चीजें जो स्वयं में खुद में सिद्ध हो, जिसको सिद्ध करने की किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वसिद्धि यानी एक्सम्स। तो इन सब कंटेंट को हम लोग अपने यूक्लिड ज्योमेट्री के चैप्टर में हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि यह कक्षा 9 के बच्चों के लिए है और मैं आपको स्टैंडर्ड 10 के बच्चे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए खास करके यह आज का एक छोटा सा एक इंट्रो क्लास कर रहा हूं ताकि आप लोग को आगे की ओर ले जाया सके। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद, इन बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद कुछ ऐसे बिंदुओं का, कुछ गणितीय संकेतों को देखेंगे,
उसके बाद हम लोग अपने कंटेंट, अपने जो भी किताब का जो हम लोग का कोर्स है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूं। कुछ गणितीय संकेत जिसको हम लोग आगे देखेंगे वो आप लोग के लिए आएगा। वहां देखिए, सबसे पहले कुछ गणितीय संकेतों का हम वर्णन करते हैं। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं बराबर। कहोगे तो हमको ही पता है सर, चलिए पता है, अच्छी बात है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु, ठीक है। ये ऐसे, ये होगा सर रेखा, ये रेखाखंड, ये किरण, इस चिन्ह का नाम किरण है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये ऐसे, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा होता है बेटा, जिधर मुंह बंद उधर छोटा होता है। ये अगर ऐसे दे दिए तो बड़ा इधर हो जाएगा बेटा, छोटा इधर। अगर तो ऐसे लग गया सर तो, है ना, तो इसका मतलब हुआ, देखो ये बड़ा भी है और ये जो नीचे में ऐसे कर दिया, ये इसका मतलब बराबर। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, बड़ा या बराबर। इधर वाले वैल्यू के लिए मान लो ये ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ए बड़ा है बी से, और अगर इसी को लिखें ए बराबर है बी के। दोनों चीज, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। अगर ऐसा लिख दिया तो वही होगा। अगर मान लो ए इधर लिख देते हैं, अब बी इधर, तो इसको क्या बोलेंगे, ए बड़ा है बी से या ए बी के बराबर है। इसका मतलब बी ए से छोटा हो सकता है या ए के बराबर। अगर बी के कंटेक्स्ट में यहां पे बोलेंगे तो बी ए के बराबर है या बी ए से छोटा है ना। इसका ए जब बड़ा है बी से, इसका मतलब बी छोटा होगा, और ए बी के बराबर हो सकता है। ये दोनों चिन्ह का मतलब हुआ, ठीक है। कहीं कहीं आप देखिएगा ऐसे लिख देगा, आई और ई लिख देगा, इसका मतलब होता है अर्थात। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थात, दैट इज, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऐसे देखिएगा, इसको हम लोग करनी बोलते हैं। वर्गमूल का चिन्ह जो है आपका, है ना, अगर यहीं पे यहां पे ऐसे 3 लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका घनमूल का चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये बेटा आप लोग जानते होंगे भली बात ही, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम। 10th में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं समरूप, ठीक है। अब कहीं कहीं बेटा आपको किताब में लिखता ये मिलता है ऐसे साइन, ये कहोगे सर ये ई लिखा हुआ है, नहीं, ई आपका प्रॉपर ऐसे होता है, लेकिन यही चीज हम ऐसे लिख दिए, ये ऐसे। इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं बिलोंग्स टू, मतलब ये साइन हुआ, इस साइन का मतलब बिलोंग्स टू, मतलब किसी से ये संबंध रखता है, ठीक है। उसके बाद ये बेटा आप लोग जानते होंगे, इसको क्या हम बोलते हैं, समांतर, है ना। अगर इसके साथ हम ऐसे लगा दिए, यानी समांतर और बराबर, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंबल्स होते हैं, ये ऐसे कहीं सिंबल देखोगे बेटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, ऐसे दिखेगा हमको बेटा, ये होगा आपका बीटा। ये आपको ऐसे दिखेगा, इसका मतलब हो बेटा गामा। ये आपको बेटा ऐसे दिखेगा, ये हुआ थीटा। ये बेटा ऐसे, इसको पढ़ते हैं फाई। ये बेटा इसको पढ़ते हैं पाई, है ना। ये बेटा साइन, इसको तो भाई बात याद है, इसको क्या है बेटा, ये प्रतिशत। और क्या हो सकता है बेटा चिन्ह,
प्रतिशत हो गया बेटा। अब ये बेटा ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्ठ। ये ऐसे, ये बेटा मझला कोष्ठ। ये ऐसे बेटा बड़ी कोष्ठ, है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे कुछ चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा आप लोग देखिए इसको। हो गया बेटा। ऊपर में आपको बेटा दो चीज जैसा कि दिख नहीं रहा है, उसको हम यहां लिख देते हैं। ऊपर में यहां पे बेटा मैंने लिखा आई डॉट ई, जिसको हम लोग करते हैं क्या, अर्थात, है ना। और उधर से एक सिंबल दिया बेटा ये, इसको हम लोग करते हैं बेटा गामा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और चिन्ह है उनको भी देखते हैं हम लोग। चलिए यहां पे अब हम लोग देखते हैं, ये बेटा ये इस टाइप का सिंबल आपको कहीं दिख सकता है, तो ये पढ़िएगा बेटा आप लोग डेल्टा। डेल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेल्टा। फिर बेटा आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, 4 बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार। कहीं कहीं मिलता है आपको किताब में कि आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या चीज का है। ये बेटा 2 बिंदु नीचे एक ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसलिए। 2 बिंदु ऊपर एक नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं चूंकि, है ना। ये ऐसे, ये रिप्रेजेंट करता है कोण को, ठीक है। ये बेटा ऐसे हल्का कर्व, ये बेटा वो चाप। त्रिभुज को, ये हुआ बेटा आपका त्रिभुज, ठीक है। ये इस तरह से आपको कहीं दिखेगा बेटा, जिसका मतलब हुआ लंब, यानी ये किसी के साथ समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ये कुछ गणितीय सिंबल आपको आपकी किताब में कहीं कहीं देखने को मिलेगा बेटा। इन सब को देख के कंफ्यूज नहीं करना है, इन सब का मतलब मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया। वैसे मैं फिलहाल इस टॉपिक पे केवल ज्योमेट्री की ही चर्चा करूंगा। तो ज्योमेट्री में सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टैंडर्ड 10 में ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में त्रिभुज के बारे में जानेंगे। फिर त्रिभुज के बारे में जानने के बाद हम लोग त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंसी है यानी जो सर्वांग समता है वो हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कक्षा 9 में, चूंकि हम यहाँ पर 10वां की कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल कक्षा 10 में हम लोग सीधे चलेंगे समरूपता, त्रिभुज की समरूपता के ऊपर, ठीक है। तो तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब चीजों को देखिएगा, और जिन लोगों ने के पास बुक अवेलेबल है वो अपना बुक, अपने कंटेंट को थोड़ा बहुत उलट पुलट के देखिएगा। और जल्द ही हम आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में त्रिभुज के साथ आपसे जरूर रूबरू होंगे, आपसे जरूर मुलाकात होगी। उस तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये स्थिति हम लोग सबके सामने है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी आप लोग चूंकि घर पे हैं इसलिए अपना पूरा टाइम, पूरा सहयोग अपनी शिक्षा के ऊपर दें। और जो भी
कुछ आपको अगर दिक्कतें आती हैं तो आप हमको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्दी आपसे आपके अगले क्लास में त्रिभुज की समरूपता के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात जल्दी होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।